स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12 के अकाउंट्स का हमारा सेकंड पार्ट। देखिए, अकाउंट्स का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि इस साल का सिलेबस है उसके हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स। क्लास में मैंने आपको करा भी दिया है थ्योरी, लेकिन कुछ बच्चे हो जिनके पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया था स्कूल में आने के लिए, उन बच्चों के लिए मैं सेकेंड पार्ट का जो फर्स्ट लेसन हमारा क्लास में हमने किया था उसका थ्योरी का पोर्शन जो मैं क्लास में करा चुकी हूँ वो फिर से मैं आपको वीडियो में बना के समझा रही हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें से इस साल हमारे 3 चैप्टर आएंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तीनों ही लेसन इंपॉर्टेंट है और इश्यू ऑफ शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स, यहाँ से तो 100% क्वेश्चन आते ही है, बड़ा क्वेश्चन भी आएगा और 2 नंबर और 4 नंबर में छोटे क्वेश्चंस भी हमारे आते हैं। तो इस चैप्टर की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल तो इंपॉर्टेंट है ही है। और ये जो चैप्टर है ये आगे जाके हमारे पास आगे आप लोगों के बीकॉम में भी वापस से घूम के ये चैप्टर आपके आएगा। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ये सिर्फ +2 क्लास में नहीं है, ये आगे के क्लासेस में भी आपको वापस आएगा। तो आज का हमारा चैप्टर है कंपनी मीनिंग ऑफ चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स देखिए नाम से ही है, शेयर्स का इश्यू करना। ठीक है, उनका निर्गमन करना। इश्यू ऑफ शेयर्स क्या है? कंपनी इश्यू करती है, तो इश्यू ऑफ शेयर्स कंपनी के द्वारा इश्यू किए जाते हैं। तो उससे पहले, शेयर्स के इश्यू से पहले हमें पता होना चाहिए कंपनी क्या है। तो कंपनी क्या है, ये जो कि हम कंपनी क्या है इसके बारे में 11th क्लास की बिजनेस स्टडी में हम पूरा अच्छे से चैप्टर पढ़ के आए हैं कि कंपनी क्या है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पूरा हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे हम ज्यादा जो है विस्तार से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हर एक बच्चे को पता है, 11th में पूरा टॉपिक हम करके आए हैं। लेकिन बेस थोड़ा सा अगर हम समरी में बताऊं आपको, तो कंपनी क्या है, मीनिंग ऑफ कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी क्या है, यह कुछ व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ है। ठीक है, यानी कि वो कुछ एक व्यक्ति अपनी इच्छा से एक संघ बनाते हैं, उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। तो यह कुछ एक व्यक्तियों का एक संघ होता है जो व्यक्ति अपनी इच्छा से ये संघ बनाते हैं। ठीक है, और जिसका निर्माण कानूनी प्रक्रिया के द्वारा होता है, यानी कि इस कंपनी को बनाने के लिए एक लीगल प्रोसेस हमें अपनानी पड़ती है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? व्यवसाय करना होता है। कंपनी का उद्देश्य बिजनेस करना होता है। कोई भी कंपनी दान देने के लिए या चैरिटी के लिए नहीं खोली जाती है, कंपनी का मकसद होता है बिजनेस करना। तो कंपनी क्या है ये हमें पता चल गया। ठीक है, कि कंपनी क्या है, कुछ एक व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ होता है जिनका निर्माण एक पूरी लीगल प्रोसेस के द्वारा होता है और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? बिजनेस करना। उसके बाद आप लोगों को डेफिनेशन मिल जाएगी आपकी बुक में। LH हेने ने इसकी डेफिनेशन दी है, प्रोफेसर हेने ने, कि कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है जिसका एक सार्वमुद्रा होती है, एक अलग अस्तित्व होता है और यह एक कानूनी प्रक्रिया के द्वारा निर्माण में आती है। ठीक है, तो ये एक परिभाषा है प्रोफेसर हेने के अनुसार। उसके बाद है विशेषताएं, कि कंपनी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। विशेषता की बात करें तो सबसे पहला पृथक लीगल एंटिटी, इसका अलग वैधानिक अस्तित्व होता है। देखिए, कंपनी का अलग ही अस्तित्व होता है, यह अपने सदस्यों के साथ नहीं जुड़ी होती है। जैसे हमने साझेदारी में देखा था, जैसे हमने एकल स्वामित्व में देखा था। ठीक है, उसमें क्या होता था, जो मुखिया होते, जो साझेदार होते हैं, वो और जो भी बिजनेस का उनका जो रूप है साझेदारी का या एकल का, वो एक जैसे से ही होते थे। उनको अलग करना थोड़ा मुश्किल होता था, अलग उनकी पहचान मुश्किल होती थी। ठीक है, तो लेकिन कंपनी का क्या है कि कंपनी अपने सदस्यों से अलग होती है, इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अलग माने जाते हैं, उनका अलग एक अपना अस्तित्व होता है और कंपनी का अलग होता है। कंपनी अपने नाम से एसेट्स खरीदती है, बेचती है, कोई किसी के साथ कुछ फ्रॉड होता है तो कंपनी उसके ऊपर अपने नाम से केस करती है। ठीक है, कंपनी के नाम से केस किए जाते हैं और कंपनी का अपना अकाउंट भी होता है बैंक में। इनकी कंपनी एक जैसे प्रॉपर व्यक्ति होता है ना, वैसे ही ये भी एक व्यक्ति की तरह ही हर एक लेन देन करती है। और दूसरा ये हम पढ़ के भी आए कि कंपनी क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है।
जबकि कंपनी एक व्यक्ति ही तो है, बस इसका जन्म जो है नेचुरल तरीके से ना होकर कैसे होता है, कानूनी प्रोसेस के द्वारा। अदरवाइज पूरे इसके सारे वही काम होते हैं, इसके वही अधिकार होते हैं जो एक व्यक्ति के होते हैं। ये साइन भी करती है, क्योंकि हमने पढ़ा इसकी एक सार्वमुद्रा होती है, एक सील होती है, स्टैंप होती है, ठीक है। ये अपने नाम से अकाउंट भी खुलवाती है, लोगों के साथ लेन देन भी करते हैं, इनके सारे काम वैसे ही करते हैं जैसे एक व्यक्ति करता है। तो इसका जो है अस्तित्व अलग होता है अपने सदस्यों के साथ, उनके सदस्यों से ये अलग होती है। उसके बाद है स्थायी जीवन, यानी कि कंपनी का एक स्थायी जीवन होता है, ठीक है। इनकी ये नहीं है कि आज कंपनी खुली है और 1 साल के बाद बंद हो जाती है, ठीक है। मेनली होता है कि कंपनी अगर खुलती है, कोई भी कंपनी एस्टेब्लिश होती है तो ये एक लंबी अवधि के लिए होती है, ठीक है, और ये इतनी जल्दी बंद नहीं होती है। यानी कि इसमें इतने सारे सदस्य होते हैं। जैसे पार्टनरशिप में हमारा क्या होता था, 2 या 4 सदस्य होते हैं, अगर 2 पागल हो गए, किसी की डेथ हो गई तो वो बंद हो जाती है। और सिंगल वाले में तो बिल्कुल ही ये था, एक मेंबर होता है, अगर उसी की डेथ हो गई है, वो इंसॉल्वेंट हो गया तो खत्म हो जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या, क्योंकि इसके बहुत सारे सदस्य होते हैं, किसी एक सदस्य को या 2 सदस्य चले गए, डेथ हो गई, तो भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहा जाता है कि इसका जीवन स्थायी होता है, मेंबर्स आते हैं जाते हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। उसके बाद है सीमित दायित्व, ठीक है। इसका क्या होता है कि कंपनी के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो इतने भी सदस्य कंपनी के होते हैं, उन सब सदस्यों का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। ये सीमित दायित्व का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कंपनी का कोई एक शेयर्स खरीद रखा था, ठीक है, शेयर्स क्या है ये भी आएगा, ठीक है। यानी कि कंपनी में किसी व्यक्ति ने मान लीजिए 100 रुपए लगा रखे थे, 100 रुपए का एक पेपर खरीदा था, ठीक है, और उस पेपर के बदले में कंपनी को 100 रुपए दिए थे, ठीक है। और इस 100 रुपए का उस पेपर में 100 रुपए दिए थे, ठीक है, लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 100 रुपए का वो पेपर खरीदा और 80 रुपए कंपनी को दे दिए, तो अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, कंपनी को लॉस हो जाता है, तो वह व्यक्ति उस कंपनी को सिर्फ कितने रुपए और देगा, 20 रुपए और, क्योंकि 80 तो वो पहले ही दे चुका है, वो सिर्फ 20 रुपए और देगा, और उसके बाद उसका कोई दायित्व नहीं बनता, वो कोई अपना पर्सनल जमीन जायदाद बेच के उस कंपनी के लॉस की भरपाई नहीं करेगा। तो यही होता है सीमित दायित्व, यानी कि जिस व्यक्ति ने जितने पैसे का शेयर्स उस कंपनी से ले रखा है, सिर्फ उतने तक की ही वो अपना जो है पेमेंट करेगा उस कंपनी में। अगर उससे ज्यादा कंपनी को लॉस हो रहा है तो वह पर्सनली अपना कुछ भी, मतलब पर्सनली कोई सामान, कोई जायदाद बेच के उस लोन को पूरा, लोन नहीं, लॉस को पूरा नहीं करेगा, ठीक है। उस व्यक्ति का दायित्व सिर्फ इतना ही है कि जितने का उसने शेयर्स खरीदा है, ठीक है, उतने तक की पेमेंट वो कंपनी को करती, ठीक है। उसके बाद है सार्वमुद्रा कॉमन सील। ये हमें पता है कि कंपनी की एक स्टैंप होती है, एक सार्वमुद्रा, एक सील होती है जिसके ऊपर उस कंपनी का नाम होता है। जैसे इजी वे में देखें तो आप स्कूल में आप लोग अटेस्ट करवाते हैं पेपर, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक ऐसे स्टैंप लगाई जाती है जिसके ऊपर स्कूल का नाम होता है। तो वो क्या है, वो स्टैंप उस स्कूल की पहचान है, ठीक है। तो ऐसे ही कंपनी की भी क्या पहचान होती है कि उसकी एक स्टैंप होती है जिसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है, और जिस भी डॉक्यूमेंट के ऊपर वो स्टैंप लग जाती है, इसका मतलब क्या है कि वो डॉक्यूमेंट कंपनी की तरफ से है, ठीक है, कंपनी ने उसको अप्रूव किया है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है अंशों की हस्तांतरणता, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी कि अंश ट्रांसफर हम कर सकते हैं इनकी एक कंपनी में। कुछ एक कंडीशंस को छोड़ के, कुछ एक कंडीशन है जब हम शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन मेनली क्या होता है कि ज्यादातर क्या होता है कि कंपनी का शेयर्स, अगर मैंने किसी कंपनी का कोई शेयर्स खरीद लिया, यानी कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, और मेरे को लग रहा है कि अभी मेरे को पैसे की जरूरत है, ठीक है, और कंपनी अभी उन शेयर्स को वापस नहीं ले रही है, तो मैं क्या करूंगी कि उस शेयर्स को किसी और व्यक्ति को दे दूंगी, और जितने का वो शेयर्स था, जितने का वो एक डॉक्यूमेंट, वो एक जो पेपर जितने का भी था, मान लीजिए वो पेपर मैंने 1000 रुपए का लिया था, कंपनी को 1000 रुपए दिए और एक वो सर्टिफिकेट ले ली, ठीक है। उस 1000 रुपए में क्या है, मेरे को मंथली एनुअली क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है। 1000 रुपए के ऊपर जितना भी लाभांश मिलेगा, जो भी बनेगा, कंपनी मेरे को देती रहेगी, लेकिन मेरे को पैसे
पैसे की जरूरत है और कंपनी उस शेयर्स को वापस नहीं ले रही है, तो मैं क्या करूंगी, उस शेयर को किसी और व्यक्ति को बेच दूंगी और व्यक्ति से मैं अपने 1000 रुपए ले लूंगी। अब जिस व्यक्ति के पास वो शेयर है कंपनी की तरफ से उसको लाभांश मिलता रहेगा। ठीक है, तो यानी कि ये शेयर्स ट्रांसफरेबल है, कोई भी व्यक्ति किसी को भी इन शेयर्स को दे सकता है। ठीक है, उसके बाद है प्रबंध का स्वामित्व से अलग होना। इनकी क्या है, कंपनी में देखिए स्वामी कौन होते हैं कंपनी के, जिन्होंने उन शेयर्स में पैसा लगा रखा है। उन शेयर्स में जिन्होंने भी पैसा लगा रखा, इनकी कंपनी में जिन भी व्यक्तियों ने पैसा लगा रखा वो सब उसके क्या होते हैं, स्वामी। तो कंपनी के स्वामी ऐसे करके बहुत सारे हो जाते हैं। तो इतने सारे सदस्यों को एक जगह पर बिठाकर कोई डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो ज्वाइंट फैमिली होती है, बड़ी फैमिली होती है, उनमें क्या होता है कि हर एक मेंबर को तो नहीं बुलाया जाता कोई भी डिसीजन लेने से पहले। जो मेन होते हैं, ठीक है, जो मेन जैसे बड़े दादा हो गए, पापा हो गए, जो बड़े लोग होते हैं वो इकट्ठे होकर डिसीजन ले लेते हैं और बाकी सब मेंबर्स को बता दिया जाता है। तो ये चीज वहां पर होती है कंपनी में कि हर एक सदस्य को अगर बुला के मीटिंग करी जाए तो इम्पॉसिबल हो जाता है। एक तो किसी एक डेट में इतने सारे लोगों का एक साथ पे इकट्ठा होना ही बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं हो पाएगा इकट्ठा। ठीक है, और दूसरा किसी एक बात पर सहमत होना उन सबका, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करते हैं कि सदस्य अपनी तरफ से, यानी कि सारे सदस्य मिलकर अपनी तरफ से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनते हैं, एक संचालक मंडल चुनते हैं, इनके एक बोर्ड चुनते हैं जिसमें कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, अपॉइंट किया जाता है और वो व्यक्ति पूरे व्यवसाय का देखरेख करते हैं, यानी कि क्या डिसीजन लेना, कैसे लेना, कब लेना, किसके द्वारा क्या काम करना, कहाँ पैसा लगाना, यानी कि उस कंपनी को चलाने का पूरा दायित्व उस संचालक मंडल पर होता है। ठीक है, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो उसका होता है वो उसका जो है सब कुछ देखता है कंपनी का। इसलिए कहा जाता है कि जो कंपनी के स्वामी होते हैं वो और प्रबंध अलग अलग होते हैं, यानी कि स्वामी अलग होते हैं और कंपनी को जो चलाने का जो भी काम है, जो प्रबंध है कंपनी का, वो अलग लोगों के हाथों में होता है। ठीक है, तो ये थी कंपनी की विशेषता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है काइंड्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के प्रकार। अब कंपनी भी कई तरह की होती है। फर्स्ट है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी यानी कि असीमित कंपनी। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति शेयर्स खरीदते हैं, कंपनी में पैसा लगाते हैं, लेकिन इनका दायित्व सीमित नहीं होता, जो कि हम यहाँ पढ़ के आए थे ना, सीमित। यहाँ पे इस तरह की कंपनियों में दायित्व सीमित नहीं होता है। अगर किसी कंपनी को लॉस हो जाता है, इस तरह की किसी कंपनी को लॉस हो जाता है और किसी व्यक्ति ने उस कंपनी में सिर्फ 100 रुपए लगा रखे थे, ठीक है, लेकिन इसको लॉस हो जाता है और ये 100 में से 80 पहले दे चुका, तो इसका तो दायित्व तो बनता है कि सिर्फ 20 और दे देगा क्योंकि इसने तो 100 रुपए लगाए थे। लेकिन इस तरह की कंपनी में इतने से काम नहीं चलेगा। इस तरह की कंपनीज में अगर लॉस हो रखा है और हर एक मेंबर के हिस्से में 1000 रुपए का लॉस आ रहा है, यानी हर एक व्यक्ति अगर 1000 रुपए दे देगा तो कंपनी का लॉस पूरा हो जाएगा। तो अब ये व्यक्ति सिर्फ 20 रुपए देकर पीछा नहीं छुड़ा सकता। अब इस व्यक्ति को 20 तो ये और 1000 रुपए ये और देने पड़ेंगे। तो ये होता है अनलिमिटेड कंपनी, यानी कि इसमें दायित्व लिमिटेड नहीं होता है, असीमित दायित्व होता है, हमारे हिस्से में कितना भी लॉस आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह की कंपनीज होती हैं। लेकिन इंडिया में क्योंकि ये एक रिस्की कंपनी है, दायित्व का कोई पता ही नहीं है कि कब कितना दायित्व आ जाए, कब कितना हमारे हिस्से में लॉस आ जाए, इसलिए इस तरह की कंपनियां इंडिया में नहीं है। ठीक है, इंडिया में इस तरह की कंपनी नहीं देखी जाती है। नेक्स्ट है हमारा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है कि इसमें सदस्य गारंटी लेते हैं एक अमाउंट की। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति ने 100 रुपए लगाए, लेकिन 100 रुपए लगाए उस टाइम पे वो गारंटी लेता है कि अगर फ्यूचर में लॉस होता है कंपनी को तो मैं 1000 रुपए तक का भरपाई कर दूंगा, यानी कि इसने ये गारंटी ली है कि 1000 रुपए तक का लॉस ये कवर कर देगा। तो इसने जितने अमाउंट की गारंटी ली है लॉस के टाइम पे, इतने ही पैसे इस व्यक्ति से मंगवाए जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं मंगवाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई लिमिट थी नहीं, 1000 हो सकता है 5000 हिस्से में आ जाए तो इसको 5 भी देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जितने की इसने गारंटी दी है स्टार्टिंग में, सिर्फ उतने तक का ही लॉस इससे कवर किया जाएगा, ज्यादा नहीं किया जाएगा।
उसके बाद है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब है शेयर्स के द्वारा सीमित कंपनियां, यानी कि जिस व्यक्ति ने, ठीक है, जिस व्यक्ति ने कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, शेयर्स खरीद रखे हैं जिस कंपनी ने, उन शेयर्स की जो कीमत है, जो फेस वैल्यू है, इन शेयर्स का जो फेस वैल्यू है उतने तक ही, उस फेस वैल्यू के मूल्य तक की ही इनकी जवाबदेही होती है, इनका दायित्व होता है। इनके अगर किसी कंपनी का कोई एक शेयर मैंने खरीदा जिसकी कीमत 200 रुपए है, ठीक है, तो मैं कंपनी को सिर्फ 200 रुपए ही पे करूंगी। चाहे वो आज अगर मैंने एक ही टाइम पे कर दिए शेयर्स खरीदा, मैंने सारे के सारे 200 रुपए दे दिए, तो मेरे को आगे कुछ नहीं देना पड़ेगा, चाहे कंपनी को अगले साल लॉस हो जाए। अगर मैंने 180 रुपए जमा करा चुकी हूँ तो मैं सिर्फ 20 रुपए और कंपनी को दूंगी, उसके अलावा नहीं दूंगी। यानी कि लिमिट क्या है, शेयर्स, यानी कि शेयर्स की फेस वैल्यू तक की ही लिमिट होती है, हम उतना ही कंपनी को देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। तो मेनली ये कंपनी ही ज्यादा अस्तित्व में देखी जाती हैं और इसके भी आगे 3 टाइप्स हैं, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के भी आगे 3 सब टाइप्स हैं, जो कि फर्स्ट है प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज क्या, हमें सबको पता है कि वो कंपनियां जो पब्लिक कंपनीज नहीं होती, प्राइवेट कंपनीज होती है। अब सिर्फ इतने में तो डेफिनेशन नहीं होती है इनकी। प्राइवेट कंपनीज क्या होती है कि इनके शेयर्स को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। इनकी प्राइवेट कंपनीज का ये नहीं कि मैंने किसी प्राइवेट कंपनी का शेयर लिया और मैं जरूरत पड़ने पर उसको किसी और को ट्रांसफर कर दूं, नहीं। अगर मेरे को वो शेयर रिटर्न करना है तो मेरे को उस शेयर्स को कंपनी को ही वापस करना पड़ेगा, मैं ऐसे किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन हम दोनों साथ ही कर लेते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। नेक्स्ट पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी में क्या है कि अगर हमने किसी पब्लिक कंपनी के, सार्वजनिक कंपनी का कोई शेयर खरीदा है तो उस शेयर को मैं किसी दूसरे व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर ट्रांसफर कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मेरे को वो शेयर वापस करना है, बेचना है तो मैं उसको कंपनी को ही बेचूं, मैं उस शेयर को किसी और व्यक्ति को भी दे सकती हूँ। लेकिन प्राइवेट कंपनी में हम शेयर ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके बाद है, इसमें मिनिमम 2 सदस्य होते हैं। प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 सदस्यों का होना जरूरी है और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए। उसके बाद है नॉन मेंबर, इसमें मैक्सिमम मेंबर्स 200 है, मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 200 है। लेकिन पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है, इसमें क्या होता है कि शेयर्स और डिवेंचर्स, कंपनी अपने शेयर्स और ऋण पत्र जब इश्यू करती है तो इसमें आम जनता को नहीं बुलाया जाता है, इनकी आम जनता को इनवाइट नहीं किया जाता है। कंपनी अपने शेयर्स जो है प्राइवेटली ही, निजी तौर से ही अपने कर्मचारियों को, अपने रिश्तेदारों को, इनकी अपने आसपास के लोगों को ही बेच देती है। उसको प्राइवेट कंपनी क्या करती है कि लोगों को पब्लिक में नहीं वो करती, उनको इनवाइट नहीं कर रही कि पब्लिक में बताया जाए कि हाँ हम इतना शेयर इश्यू कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पब्लिक कंपनी में, पब्लिक कंपनी क्या करती है, अगर उसको शेयर्स या ऋण पत्र, डिवेंचर इश्यू करने हैं तो ये पब्लिक को इनवाइट करती है कि इतने शेयर्स है, आप आइए और खरीदिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी के एंड में हमें पीवीटी लिमिटेड देखने को मिलता है, यानी कि पीवीटी हमें अक्सर देखने को मिलेगा जो भी कंपनी हम प्राइवेट होगी, ठीक है, उसके एंड में पीवीटी अक्सर हमें देखने को मिलेगा। पीवीटी यानी कि ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। और इसके एंड में एलटीडी देखने को मिलेगा, इनकी लिमिटेड है, शेयर्स की जो भी फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू तक की ही आपका दायित्व होगा, एक लिमिटेड कंपनी है। तो ये थी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है, या फिर प्राइवेट कंपनी क्या है और पब्लिक कंपनी क्या है। तो हम दोनों को हमने एक ही साथ कर लिया। उसके बाद थर्ड कंपनी का टाइप्स है 1 पर्सन कंपनी, ठीक है, एक व्यक्ति की कंपनी। अब ये क्या है कि ये होती है कि एक व्यक्ति सिर्फ अपने अकेला भी कोई एक कंपनी बना सकता है, तो ये होती है 1 पर्सन कंपनी। एक व्यक्ति एक टाइम पे सिर्फ एक ही ओपीसी बना सकता है, इनकी 1 पर्सन कंपनी बना सकता है। इनकी एक व्यक्ति एक ही टाइम पे 2 कंपनी ऐसी नहीं बना सकता जिसका वो अकेला खुद ही मुखिया हो, ठीक है। इनकी एक व्यक्ति एक टाइम पे एक ही ओपीसी चला सकता है। उसके बाद है, इस कंपनी की मैक्सिमम
जो भी चुकता पूंजी है, जो कि मैक्सिमम जो पूंजी हो सकती है वो 50 लाख रुपए हो सकती है। ठीक है, इनकी मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक की कोई भी कंपनी है तो वो ओपीसी कंपनी हो सकती है। अगर उससे ज्यादा की उसमें पैसा लगा है तो उसको हम 1% कंपनी नहीं कह सकते। ठीक है, उसके बाद है इसकी थर्ड और क्या विशेषता है कि 3 ईयर की, 3 सालों की औसत बिक्री, एवरेज बिक्री इसमें 2 करोड़ से अधिक नहीं होगी। यानी कि अगर किसी सिचुएशन में ओपीसी कोई कंपनी है, 1% की कंपनी है और पिछले 3 सालों में उसकी एवरेज बिक्री, ठीक है, औसत बिक्री 2 करोड़ है तो ठीक है, लेकिन पिछले 3 सालों में उसकी औसत बिक्री जो है, एवरेज सेल्स जो है वो 2 करोड़ से अधिक हो गई है, तो फिर उसको ओपीसी नहीं माना जाएगा, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में। ठीक है, उसके बाद है ये जो है, ये ओपीसी जो कंपनी होती है इनको मिनिमम 2 साल तक ओपीसी रहना पड़ता है। इनकी मिनिमम 2 साल तक 1% कंपनी रहेंगी। 2 साल के बाद इनके पास ऑप्शन होता है या तो वे प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाए या पब्लिक कंपनी में। इनकी 2 साल तक ओपीसी रहना पड़ेगा। उसके बाद ये इनके पास ऑप्शन होता है, ये चाहे तो इनमें कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर 2 साल से पहले अगर 2 साल से पहले वो इस कंडीशन को पूरा नहीं करती है कि 3 साल में उसकी एवरेज बिक्री 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सपोज कीजिए ओपीसी कंपनी खुली है 2017 में और 2018 में उसकी बिक्री जो है 2 करोड़ से अधिक हो जाती है, तो फिर इसको हम ओपीसी नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइवेट या पब्लिक में। अगर 2 करोड़ से कम रहता है 3 सालों तक तो 2 साल तक ये ओपीसी रह सकती है। उसके बाद इसकी मर्जी है, चाहे तो कन्वर्ट हो सकती है वरना ओपीसी भी रह सकती है। ठीक है, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर ये इन दोनों कंडीशन को पूरा नहीं करती है, इनकी उसमें जो पैसा लगा है वो 50 लाख से ज्यादा हो जाता है या उसकी जो एवरेज बिक्री है वो 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, तो फिर हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीजें सेम रहती है, 50 लाख और 2 करोड़, तो वो कंपनी इजीली 2 साल तक ओपीसी आराम से रह सकती है। उसके बाद उसकी मर्जी है। ठीक है, वो चाहे तो ओपीसी कंटिन्यू रख सकती है या फिर प्राइवेट और पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन जैसे ही उसकी ये कंडीशन ऊपर चली जाती है, ये जो दोनों उसकी कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, तो फिर उसके हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये था हमारा काइंड्स ऑफ कंपनीज। उसके बाद हमारे बात आती है शेयर्स की। शेयर्स क्या है? शेयर्स क्या है? शेयर्स होता है हिंदी में इसका मीनिंग अंश। अंश मीन्स एक हिस्सा। ठीक है, इनकी कंपनी में बहुत सारी पूंजी लगी होती है, बहुत सारे पैसे लगे होते हैं, तो बहुत सारी पूंजी का एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है? शेयर्स। जैसे ये इतना बड़ा एक गोला है। ठीक है, इस गोले को अगर हम छोटे छोटे इसके टुकड़े कर दे तो क्या आएगा? ऐसे। इस गोले को अगर हम तोड़ के इसके टुकड़े करें तो ऐसे छोटे छोटे हमारे पास टुकड़े मिलेंगे। ये छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे हिस्से क्या कहलाते हैं? शेयर्स। ठीक है, अब एक डाटा से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसकी पूंजी है 10 लाख, उसमें 10 लाख रुपए है उस कंपनी की पूंजी, इनकी उस कंपनी को चलाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, अब इस 10 लाख रुपए को वो क्या करती है? 10 रुपए के एक शेयर्स में बांट देते हैं कि इस 10 लाख रुपए को इकट्ठा करने के लिए, भाई एक व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? इस 10 लाख रुपए को इकट्ठा करने के लिए वो क्या करेगा? इसको 10-10 रुपए में तोड़ देगा। ठीक है, इनकी एक पेपर बनाएगा, एक सर्टिफिकेट बनाएगा। ठीक है, एक पेपर बनाएगा जिस एक पेपर की कीमत होगी 10 रुपए। ठीक है, दूसरा फिर एक पेपर बनाएगा जिसकी कीमत 10 रुपए, एक और सर्टिफिकेट बनाएगा जिसकी कीमत होगी 10 रुपए। तो ऐसे 10-10 रुपए को के अगर वो ये 10-10 रुपए के पेपर बेच के 10 लाख रुपए इकट्ठे करेगा, ठीक है, 10-10 रुपए के पेपर बेच के 10 लाख रुपए इकट्ठे करेगा, तो उसको कितने पेपर बेचने पड़ेंगे? 1 लाख। ठीक है, इनके उसको 1 लाख पेपर बेचने पड़ेंगे। तो ये जो पेपर है, जो मैं शब्द यूज कर रही हूँ पेपर, ये क्या है? ये शेयर्स है। इनकी शेयर्स क्या होता है? शेयर्स एक सर्टिफिकेट टाइप होता है, कंपनी की तरफ से एक प्रमाण पत्र होता है।
ठीक है, जिसकी कीमत होती है, जो उसके ऊपर अंकित होती है, वो पेपर अलग अलग अमाउंट का होता है कि एक पेपर 10 रुपए का भी हो सकता है, 100 रुपए का भी, 1000 का भी, 10,000, 1 लाख का भी हो सकता है। तो वो जो एक सर्टिफिकेट, वो जो एक प्रमाण पत्र कंपनी ने इश्यू किया, कंपनी ने हमें दिया है, ठीक है, वो सर्टिफिकेट, वो प्रमाण पत्र ही क्या कहलाता है, शेयर्स कहलाता है। ठीक है, और उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है कि ये कितने का शेयर है, ये पेपर जो है, ये सर्टिफिकेट जो है वो कितने रुपए की है। ठीक है, और उसके ऊपर एक नंबर भी लिखा होता है। ठीक है, उसके ऊपर एक नंबर भी लिखा होता है, जैसे नंबर लिखा हो गया 101, 101। तो ये 101 क्या बताती है, ये 101 बताता है कि हमारा जो, हमने जो सर्टिफिकेट खरीदा है, जो शेयर्स खरीदा है, वो किस तरह का है। क्योंकि ये जो शेयर्स हैं ये अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं, वो टाइप्स हम आगे करेंगे। तो नंबर होते हैं, नंबर के द्वारा कंपनी को पहचान हो जाती है कि ये शेयर कितने पैसे का है और किस टाइप्स का है। ठीक है, तो उस कंपनी को 10 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए उसने 10-10 रुपए का एक सर्टिफिकेट बनाया। तो इस तरह से उसको 1 लाख सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे, इनकी 1 लाख प्रमाण पत्र बनाने पड़ेंगे, शेयर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 1 लाख क्या हो गए, शेयर्स हो गए, और एक शेयर की कीमत 10 रुपए हो गई। तो 1 लाख शेयर लोगों को देगा, एक शेयर के बदले में 10 रुपए लेगा, तो उसके पास आ गए 10 लाख रुपए, उसको 10 लाख रुपए की जरूरत थी। ठीक है, तो ये हमारा होता है शेयर्स क्या है। अब बात आती है नेचर ऑफ शेयर्स की, शेयर्स क्या है, किस तरह का होता है शेयर। तो शेयर्स हमारी होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि चल संपत्ति होती है। हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पर कन्वर्ट कर सकते, बेच सकते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जैसे अगर मैंने कोई चीज, कोई शेयर्स कंपनी का खरीदा है, तो मैं इसको दूसरे व्यक्ति को बेच सकती हूँ। शेयर्स जो है वस्तु विक्रय अधिनियम के तहत इसको क्या माना जाता है, एक वस्तु माना गया है, एक गुड्स माना गया है। ठीक है, तो जैसे गुड्स को हम खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है, स्टोर करके भी रखते हैं, उसी तरह से शेयर्स को भी हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अपने पास रिजर्व करके भी रख सकते हैं। तो उसी तरह से शेयर्स भी गुड्स है। ठीक है, एक मूवेबल एसेट्स है, हम अपने हिसाब से इसको कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। तो ये शेयर्स की नेचर है। इनके शेयर्स को ऐसी चीज नहीं है कि ये कंपनी के पास ही रहेगी, एक फिक्स्ड एसेट्स ही बन के रह जाएगी, हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका शेयर्स क्या है, उसके नेचर क्या है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स के प्रकार क्या होते हैं। तो आज का हमारा इतना जो हमने पढ़ा, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है।